कि आज क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक आज होगा, ये बच्चों से उच्चारण करवाना हो जाता है। इस तरह का माहौल आपको क्रिएट करना होता है। और बुनियादी परिचय कराना आवश्यक होता है। और आईडी के बच्चे हैं, इन बच्चों को किसी भी चीज को सिखाने के पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि हम पहले इनके प्रेजेंट टाइम में जो इनकी स्टेटस है, लेवल है, इसको अप्रेजल कर लें। वर्तमान स्थिति इनकी क्या है, कहां तक इनके पास ज्ञान है, इसका आप आकलन करें। पता चला कि वर्तमान स्थिति क्या है, उसका आकलन आपने किया ही नहीं, आप जो है इनको कुछ पढ़ाना शुरू कर दी। पता चला कि बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आया। तो जब बच्चे को, आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, बच्चे को अक्षर का ज्ञान नहीं है, आप किताब पढ़ाते चले गए, क्या फीडबैक लेंगे तो क्या बच्चा किताब पढ़ लेगा? वो नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए कि उसके पास अक्षर का ही ज्ञान नहीं है, तो क्या किताब पढ़ सकेगा। इसलिए हमें ये देखने की आवश्यकता होती है कि ये बच्चे के अंदर वर्तमान समय में लेवल क्या है, ये क्या, किस स्तर तक इनके पास ज्ञान है, यह आकलन करना आवश्यक होता है। और हमने अभी कहा कि शब्दों का एक्सप्रेशन कराने के पहले हमें अपने जीभ को, दांत को, किसको कहां कहां रखना होता है। इसमें पहले हम आपको एक चीज और भी बता दें। ये कोई भी स्पीच होता है, इसके लिए हम किसी शब्दों का उच्चारण कराते हैं, इसके लिए आपको वोकल कार्ड जो होते हैं, लंग्स जो होते हैं, टांग होते हैं, लिप होते हैं, ये दांत होते हैं, चिक्स भी हैं और जा, इन सब के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सब के बारे में आपको क्रमशः बताना होता है कि जीभ कहाँ होगा, दांत कहाँ होगा, कितना हम अपनी जगहों को खोलेंगे, ये बताना होता है किसी शब्द को सिखाने के लिए। और इसी कड़ी में किसी भी चीज को सिखाने के पहले हम ये भी देखते हैं, जैसे कोई भी काम है उसको कई सेक्शन में बांट देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। जैसे कोई एक वाक्य है, राम अयोध्या के राजा थे, यह एक वाक्य है, लेकिन इस वाक्य में कई शब्द हैं और कई शब्दों में कई अक्षर हैं। तो राम अयोध्या के राजा थे, अब इसको सिखाना है तो इसमें जो ढेर सारे शब्द हैं उन शब्दों को भी अलग अलग सिखाना होगा। और एक शब्द को सिखाने के लिए उसमें कितने अक्षर हैं, इन अक्षरों को बताना होता है। ऐसे ही आपको कोई कार्य सिखाना है, उसको छोटे छोटे भागों में बांटना होता है। छोटे छोटे भागों में बांटेंगे तो वह सीखने में बहुत सहायक होते हैं। निर्देशों को स्पष्ट एवं क्रमवार रखें, क्रम से रखें। क्या निर्देश हमको देना है, क्या सिखाना है, वह एक क्रम में होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार नमूना दे करके भी प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे कोई उदाहरण देने की आवश्यकता होती है, उदाहरण भी दें।
बच्चे को हम केवल मोबाइल की ही बात करते हैं, ये मोबाइल है, मोबाइल है, मोबाइल है। आवश्यकता इस बात की है, केवल मोबाइल कहने से वो मोबाइल को नहीं समझ पाएगा, उस मोबाइल को दिखाना भी होता है। उस बच्चे के सामने प्रस्तुत करना होगा कि यही मोबाइल है, जिससे हम लोग बातचीत करते हैं, हालचाल लेते रहते हैं इधर उधर का, वही मोबाइल है। जब इस तरह से हम उस आइटम को बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे, देखेगा, तब जाकर के उसके अंदर सीखने की अभिवृत्ति बढ़ती है। और पाठ के मुख्य बिंदुओं को दोहराने और संशोधित करने की भी आवश्यकता होती है, दोहराने की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि पहली बार आपने जिस शब्द का उच्चारण किया, बच्चे का ध्यान कहीं और था, वह स्पष्ट रूप से सुन ही नहीं पाया, तो प्रतिक्रिया क्या व्यक्त करेगा? इसलिए उसको स्पष्ट रूप से कम 2 बार बोलने की आवश्यकता होती है, और बीच में गैप होना चाहिए, कुछ रुक करके बोलना चाहिए। और संशोधन की भी बातें हैं, तो यदि शब्द सही नहीं है, गलत तरीके से हैं, या उसको कुछ कठिन है, तो उसको सरल शब्दों में उसको बना लीजिए। और जो भी पाठ है, कार्य है, इसमें जो विविधताएं हैं, इनको कम करने की आवश्यकता होती है। यानी इस तरह से कम किया जाए कि आसानी से बच्चे सीख सकें। अब जैसे मम्मी खाना बनाती है, अब एक ही बार आप बच्चे से अपेक्षा रखेंगे कि बच्चा सीख जाएगा कि मम्मी खाना बनाती है? नहीं, पहले आप ये अपेक्षा रखिए कि पहले हम मम्मी शब्द सिखाएं। मम्मी सिखाने के भी पहले आपको मां सिखाना है। तो यही कहा जाता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की आवश्यकता होती है। वाक्य को शब्दों में बांटिए, शब्द को अब अक्षरों में बांटिए, और अक्षरों को सिखाइए। पाठ के महत्व को अंश के पहले और उस दौरान या अंत में बच्चे से प्रश्न भी पूछना आवश्यक है। आपने बच्चे को पढ़ा दिया, पापा शब्द का उच्चारण आप सिखा रहे हैं, पापा पापा आप सिखा रहे हैं, पता चला कि बच्चा सीख पाया कि नहीं सीख पाया, ये कैसे मालूम होगा? यह ज्ञात करने के लिए आपको कहना होगा कि बेटा अब बोलो पापा। जब वह टूटी फूटी भाषा में बोलेगा, तब आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बच्चे को भी खुशी होती है। आप जानते हैं, जब बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, तोतली भाषा में बोलते हैं, तो उस समय उनकी तोतली भाषा जो होती है, जब बच्चा उच्चारण करता है, तो उनके पास में जो भी होते हैं, मम्मी पापा भाई भतीजा जो भी होते हैं, वह भी उसी भाषा में बोलते हैं। जब उसी तोतली भाषा में बोलते हैं, तो बच्चे को भी बहुत खुशी होती है कि हाँ, ये मेरे कैटेगरी का है, तो वह उसके साथ घुल मिल जाता है। तो अब बच्चे ने क्या सीखा, ये ज्ञात करने के लिए आप उनसे स्वयं मौका दीजिए कि वह उच्चारण करे। तो यह फीडबैक लेना आवश्यक है। और कोशिश यही करना चाहिए कि सबसे आसान उत्तरों के साथ ये बच्चे व्यक्त करें, आसानी से उत्तर बच्चे दे दें। अब उत्तर की बात करते हैं, तो यहां एक बात और भी कहना चाहेंगे। पहले जो एग्जाम हुआ करता था, उसमें पेपर जो बनाए जाते थे, उसके तरीके ही भिन्न भिन्न हुआ करते थे। पता चला कि 1 लाइन लिखना है या 3 पेज में लिखना है, 4 पेज में लिखना है, बहुत बड़ा कथा लिख देना है। अब क्या है, उसमें भी मॉडिफिकेशन किया गया।
और प्रश्न एक एक लाइन के प्रश्न आ रहे हैं, उसके 4-4 विकल्प दे दिए जा रहे हैं कौन सही है। 4 विकल्प, वैकल्पिक प्रश्न आ रहे हैं, वैकल्पिक उत्तर आ रहे हैं। अब एक लाइन में प्रश्न है, अब बच्चे उस प्रश्न को पढ़ते हैं और देख लेते हैं कि 4 उत्तर जो दिए गए हैं उनमें से कौन सही है, तो वह आसानी से उसमें से चयन कर लेते हैं। जब चयन कर लेते हैं तो बच्चे का एक हौसला भी जागृत होता है कि चलिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, केवल टिक लगा दिया। और अगर बच्चे को ज्ञान नहीं था और उन्होंने टिक सही पर लगा दिया और उसको अंक मिल गया तो वो और भी खुश हो जाता है। और ये कोशिश होती है कि खेल खेल में बच्चों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। आईडी के बच्चे तो हैं, हमने देखा है ऐसे आईडी के बच्चे हैं जिनको हम लोग खेल कूद के लिए लेकर के जाते थे। ये बच्चे इतना सम्मान हम लोगों को देते हैं जितना कि अपने लड़के बच्चे वो सम्मान नहीं देते हैं। जो सामान्य बच्चे हैं वो सम्मान नहीं देते हैं जितना कि ये आईडी के बच्चे सम्मान दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब इनके अंदर एक अपनापन जुड़ जाता है। इनको ये लगता है कि इन्होंने हमको खिलाने का प्रयास किया, ये हमारे साथ खेले, अपना समझते हैं, वो बहुत सम्मान देते हैं। और आप वैसे अध्यापकों की बात कर लें, जो खेल कूद के अध्यापक होते हैं, बच्चे उनको खूब पसंद करते हैं। अगर कोई पढ़ाने वाले अध्यापक है तो उनसे बोरियत महसूस होती है, भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन खिलाने वाला अध्यापक है, खूब पसंद करते हैं उनको, ये भी देखा गया। और ये जो शिक्षण की रणनीतियां बनाई जाती है इन बच्चों को सिखाने के लिए, या उन बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। अगर उन बच्चों के अनुकूल नहीं है, यदि बच्चों को के अनुकूल नहीं है, अभी कितना सत्र बाकी हुआ, तो उन्हें अनुकूल बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ठंडा बहुत निकल जाएगा। चलिए अभी टॉपिक खत्म हो जाने दीजिए। पढ़ने और लिखने के एक आदर्श व्यवहार भी होना चाहिए। पढ़ने लिखने के लिए अध्यापक का भी व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि बच्चे पसंद करें, बच्चों के अनुकूल हो। आप देखते होंगे नशा उन्मूलन की बात करते हैं, ऐसे ऐसे अध्यापक हैं जो नशा उन्मूलन की बात करते हैं और खुद नशा ले लेते हैं, बच्चों के सामने ले लेते हैं। ठीक है, आप नशा कर लीजिए, लेकिन गोपनीय तरीके से, बच्चों के सामने नहीं। बच्चों के सामने कर लेंगे तो दिक्कत हो जाती है, बच्चे भी वही चीजों को सीखने लगते हैं। बौद्धिक रूप से जो निशक्त बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए एक शब्द या एक वाक्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसा हमने बताया। और यदि उपलब्ध हो तो कुछ चयनित पुस्तकों को भी आप टच करें, कुछ टूल्स होते हैं उनका भी प्रयोग करें, ताकि बच्चों के अंदर रुचि बढ़ सके। आज आप देखेंगे ये जो बच्चे हैं, कलर पेंसिल का प्रयोग इन बच्चों के लिए किया जा रहा है। रंगीन पेंसिल का प्रयोग करेंगे, ये बच्चे बहुत खुश हैं। स्केच का प्रयोग करेंगे, रंग बिरंगे, बहुत खुश होते हैं लिखने के लिए। उनमें
ऐसे पेंसिल का प्रयोग करने से, स्केच का प्रयोग करने से इस बच्चों में सीखने की रेट जो है वो बढ़ गई है। हमने देखा कि निपुण भारत का लक्ष्य जो है, इसको प्राप्त करने के लिए आजकल जो टैबलेट दिए गए हैं, टैबलेट पर ही ये बच्चे पढ़ रहे हैं, शब्द को बना रहे हैं और उच्चारण भी होता है। ये बच्चे बहुत रुचिपूर्वक उस काम को कर रहे हैं, बहुत सुधार हुआ है। मैं समझता हूं कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो लक्ष्य तो हम समझते हैं कि मोर देन 95% लक्ष्य पूरा हो चुका है। और ये 95% जो लक्ष्य प्राप्त हुई है, यह उस टैबलेट का कमाल है। और टैबलेट में रंग बिरंगे पेंसिल का भी प्रयोग किया गया है, और शब्दों के साथ साथ वो क्रिया करते हैं, उच्चारण भी होता रहता है, जिससे कि बच्चे की रुचि भी बढ़ रही है। तो आवश्यकता अनुसार कम एवं परिचित शब्दावली वाले ऐसे हैंड आउट तैयार किए जाते हैं, जिनसे कि बच्चों को आसानी से सिखाया जाए। जैसे आप इन बच्चों को सिखाने के लिए, सामान्य बच्चों को सिखाने की बात करते हैं, उनको भी सिखाने के लिए आप TLM का जो प्रयोग करते हैं, कोशिश यही किया जाता है कि आसपास ही वो संसाधन मिल जाए जिनसे हम TLM को बना दें, और बना करके जब हम सिखाने का प्रयास करते हैं तो और तेजी से पढ़ते हैं, सीखते हैं, और ये बच्चे को ही करने को दे देते हैं। मुझे याद है कि हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ा करते थे, आज से 30-40 साल पहले, तो उस समय जो किताब होता था विज्ञान का, उसमें लिखा होता था आओ करके सीखें, आओ करके सीखें। तो जो कुछ लिखा होता था उसके बारे में करने का काम किया जाता था, करते थे। तो वह एक तरह से प्रैक्टिकल होता था, जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था बच्चों के ऊपर। हमेशा समय बीतता गया, बहुत से तरीके आते गए, और इस तरह नेक्स्ट टर्न पर इस आर्टिकुलेशन ट्रेनिंग में जो शेष रह गया है, हम अगले लेक्चर में आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तब तक हम यहीं विराम देते हैं।